60 राज्यों में संक्रमण मामले में बनी हुई है तेजी। वहीं देश में कल 21 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। जॉनसन ने कहा, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है यात्रा का मकसद। इंग्लैंड में इस साल जून में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भारत को किया आमंत्रित। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। राउंड ऑफ 16 में मैन सिटी ने बोरुसिया मॉन्चेनग्लेडबैक को करारी शिकस्त दी। वहीं रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 3-1 से हराया। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर की शुरुआत चुनाव की खबरों के साथ। असम में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले कुल 408 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन पत्र कल जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। 1 अप्रैल को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिए 39 सीटों पर 408 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 19 मार्च है। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और इस बीच भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। तो लगातार चुनावी राज्यों में जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो राजनीतिक तापमान है, वो लगातार बढ़ा हुआ है। और इसी कड़ी में लगातार जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उससे पहले ये विधिवत पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ असम के कामाख्या मंदिर में। तो लगातार तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो तमाम जो चुनावी राज्य हैं, 5 चुनावी राज्य, उसमें लगातार वो जा रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने के लिए वहाँ पे चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के सभी केंद्रीय नेता बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं टीएमसी नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पैर में चोट लगने के बावजूद भी चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि राज्य में अभी भी चुनावी हिंसा के मामले देखने को लगातार मिल रहे हैं। कल शाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के चुनावी वाहन में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा पर हमले को लेकर भाजपा नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा को दिखाती है। और वहीं तमिलनाडु की सियासत की बात करें तो तमिलनाडु में आज एमडीएमके ने पार्टी ऑफिस में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के महासचिव वाइको ने मीडिया के सामने घोषणा पत्र जारी किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। और वहीं भाजपा ने असम, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। तीसरे चरण के मतदान के लिए जारी किए गए उम्मीदवारों के इस लिस्ट में असम के गौरीपुर विधानसभा से वनेंद्र कुमार मुशहरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं केरल के मानतवारी विधानसभा से मुकुंदन पलियारा को टिकट दिया गया है। साथ ही भाजपा ने करुणागापल्ली विधानसभा सीट से बिट्टी सुधीर, कोल्लम विधानसभा से एम सुनील और कलकुटम विधानसभा से शोभा सुरेंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा तमिलनाडु के तली विधानसभा से डॉक्टर सी नागेश कुमार चुनाव लड़ेंगे। वहीं उदकमंडलम विधानसभा से भोजराजन और विल्वनकोड विधानसभा से आर जयाशीलन को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
और केरल की बात करें तो कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी को पुथुपल्ली सीट से, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला को हरिपद सीट से मैदान में उतारा है। पार्टी 126 सदस्य विधानसभा वाले केरल में 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं तमिलनाडु की 234 सदस्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री और सत्ताधारी अन्ना द्रमुक के नेता ई पलानीसामी ने राज्य में पार्टी के पक्ष में 2 दिनों के तूफानी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने सलेम जिले से इस प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जिसका समापन थिरुवरूर में होगा। पलानीसामी राज्य के 17 जिलों में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट हैं, जो कि केरल के कोन्नी से इस वक्त सीधे हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए, और साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी अभिषेक झा भी हैं, जो कि अब से कुछ देर के बाद वो भी तमिलनाडु से जुड़ेंगे। लेकिन उर्मिलेश नमस्कार। और चूंकि आप केरल में हैं, दक्षिण भारत में इस वक्त आप मौजूद हैं, सामान्यतः जब इन दिनों चुनाव की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सभी का ध्यान जो है उर्मिलेश, वो बंगाल की राजनीति पर टिका हुआ है। लेकिन केरल की राजनीति की बात करें किस तरह से, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, केरल में एलडीएफ है, यूडीएफ है, बाकी और भी पार्टियां हैं, किस तरह का चुनावी घमासान आप वहां पे देख पा रहे हैं? जी असीम, बिल्कुल। अगर केरल की हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पर 3 फ्रंट मुख्यतः है, जैसे एनडीए है, यूडीएफ और एलडीएफ है। तीनों फ्रंटों में इस समय जो है, अगर तीनों दलों की बात की जाए, जिसमें कि भाजपा अगुवाई वाला दल जो है एनडीए है, सीपीएम की अगुवाई दल वाला जो है एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई दल वाला जो है यूडीएफ है। लिहाजा इन तीनों फ्रंटों की बात किया जाए तो तीनों फ्रंटों ने जो है अब यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर अब नामांकन के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 19 तारीख को नामांकन यहाँ पर समाप्त हो जाना है। 20 तारीख को जो नामांकन में उनकी जांच होगी और 22 तारीख को नाम वापसी की तिथि है। लिहाजा अब जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए है, उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पूरी तरीके से कर दी है। सारी सीटों पर अब जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है तमाम दलों द्वारा। लिहाजा अब यहाँ पर जो चुनावी प्रचार का दौर है असीम, उसमें जो है अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। एनडीए जो यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहा है, उसे कहीं ना कहीं यहाँ जो केरल है उसमें अपने सीटों को विधानसभा, अधिक से अधिक सीटों को विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश होगी। तो वहीं जो एलडीएफ है, उस एलडीएफ की कोशिश है कि वो इस समय दोबारा पुनरावृत्ति का इतिहास दोहराए और वापस विधानसभा में पहुंचे। जबकि यूडीएफ है, उस यूडीएफ का है कि एलडीएफ को हरा करके विधानसभा में काबिज हो। लिहाजा यहाँ पर एनडीए है, यूडीएफ और एलडीएफ है, तीनों में जो है इस समय जो राजनीतिक पंडित है केरल के, उनका मानना है कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही असीम एक बात और कहा जाए कि यहाँ पर जो यूडीएफ है, उस यूडीएफ का जो मुख्य घटक दल है कांग्रेस, उस कांग्रेस की जो आपसी कला है, उस कला को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है साफ तौर से देखा जा रहा है। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो पीसी चाको हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्हें कांग्रेस से जो है रिजाइन कर दिया है। साथ ही अगर यहाँ पर कांग्रेस के जब उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा हो रही थी, उस समय कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो लिहाजा यूडीएफ का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है उसमें समस्या में गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं आंतरिक जो कला है, वो कला यहाँ पे कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी अगर बात किया जाए एनडीए की, तो एनडीए ने यहाँ पर जो तमाम चुनाव मुद्दे हैं, तमाम जो यहाँ पर राजनीतिक जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाओं को लेकर के हम लोग राज्य में जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो एलडीएफ सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। सबरीमाला जैसा यहाँ पर जिस सीट पे मैं खड़ा हूँ, ये कोन्नी सीट है, यहाँ पर खासकर के सुरेंद्रन चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा के प्रमुख है। एक सीट यहाँ 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा उसमें से एक सीट है कोन्नी सीट भी है असीम, जिस पे हम लोग इस समय खड़े हैं। यहाँ पर एलडीएफ के जो है जिग्नेश चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही जो है यहाँ पर पीटर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। लिहाजा जो यहाँ पर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कांटे की टक्कर होगी जिस सीट पे मैं हूँ। और ओवरऑल अगर केरला की बात की जाए, तो उस केरला में कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस तरीके से मजबूती तरीके से ताल ठोकी है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक त्रिकोणीय मुकाबला दिखाता है असीम। लेकिन उर्मिलेश, मैं अभिषेक के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल आपसे। आपने पॉलिटिकल इश्यूज की बात की, चुनावी मुद्दों की बात की। एक सवाल आपसे ये कि इस बार के केरला के चुनाव में ऐसे कौन से वो इश्यूज हैं जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में इस वक्त हैं?
जी असीम, अगर केरला में राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए तो एलडीएफ ने जो अपने पिछले 5 साल के कामकाज है, उस कामकाज को लेकर के जनता बीच में जारी है, जनता से वो बात कर रही है कि इन 5 सालों में हमने क्या क्या काम किया है। वहीं एलडीएफ और यूडीएफ की बात की जाए तो यूडीएफ और एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने यहाँ पर प्रमुख तरीके से जो सोना तस्करी वाला मामला है असीम, जो कि हमारे दर्शक जानते हैं, अभी हाल ही दिनों में जो बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो है मुद्दा बना था, तो वो मुद्दा यहाँ चुनाव में रखा है कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड स्मगलिंग है, उस गोल्ड स्मगलिंग के यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे कुछ नियुक्तियों वाला मुद्दा भी यहाँ पर एनडीए उठा रही है। उसके अलावा भी यहाँ पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, या यहाँ पर जो पानी पीने के पानी की जो समस्या है, उसके अलावा यहाँ पर कई और जो क्षेत्रीय इशू होते हैं, जो लोकल इश्यूज होते हैं, उन इस चीज को लेकर के एनडीए और यूडीएफ यहाँ पर चुनाव मैदान में है। जबकि जो है एलडीएफ यहाँ पर अपने 5 साल के जो उसने कामकाज किए हैं, उन 5 साल के कामकाजों को लेकर के वो चुनाव मैदान में है असीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और उमलेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को केरल से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे तमिलनाडु का। हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक नमस्कार। और यही जो सवाल है आज की तारीख में वो ये कि तमिलनाडु में भी जो चुनावी समीकरण हैं, और ख़ासकर जबकि चुनाव अब आने ही वाले हैं, वहाँ होने वाले हैं, किस तरह के वहाँ पे सियासत हो रही है, ग्राउंड ज़ीरो पे तमाम पार्टियाँ जो हैं खासकर वो लगी हुई हैं, आप किस तरह से वहाँ देख पा रहे हैं तमिलनाडु की सियासत को इस वक्त? देखिए, तमिलनाडु की सियासत में 2-3 चीज़ें इस बार काफ़ी अहम रही हैं। राजनीतिक व्यापक स्तर पर बात करें तो 2 प्रमुख जो पैट्रियार्क हैं, जयललिता और करुणानिधि, उनके एब्सेंट में चुनाव हो रहा है। तीसरी पार्टी के रूप में कमल हसन खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक और चीज़ है कि यहाँ पर कमल हसन की पार्टी एमएनएम ने जो सिलसिला शुरू किया था फ्रीबीज बांटने का, चाहे वो 6 सिलेंडर हर साल देने की बात हो, महिलाओं को 1000-1500 रुपये हर महीने देने की बात हो, लगभग वो सिलसिला हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में नज़र आ रहा है। हर एक पार्टियां यहाँ पर फ्रीबीज देने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन देने की बात हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, घर बनाने की बात हो, पढ़ाई के लिए लैपटॉप देने की बात हो। तो ये फ्रीबीज का कल्चर यहाँ पर राजनीतिक रूप से काफ़ी पुराना है और इस बार ये कुछ और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से सामने आ रहा है। स्ट्रेंजली असीम, अभी हमने कुछ लोग यहाँ से उनसे बातें कर रहे थे, तो उनसे ही हमने पूछा कि फ्रीबीज के बारे में कि उनका क्या सोचना है, कि कितना ज़्यादा ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट करता है या लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें से कुछ महिलाओं और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि फ्रीबीज से बेहतर है वो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दें ताकि हम अपनी डिग्निटी के साथ अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद लें। तो ये भी एक अप्रोच है कि चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ इतने वायदे करती हैं कि कई बार लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं होता कि क्या ये संभव है कि ये पूरा कर पाएंगी। तो वो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाते हैं ऐसे में और चाहते हैं कि वो ऐसे बातें करें, ऐसी स्थिति हमें बना कर दे कि जहाँ पर हम खुद सशक्त हो पाए और अपने ज़रूरत का और अपने जीवन का जो सामान है वो खुद इकट्ठा कर पाए। अभिषेक, एक सवाल ये भी है कि जयललिता के निधन के बाद से ये एक बहुत बड़ा चुनाव है राज्य में, माइनस जयललिता एआईएडीएमके के लिए इस बार का चुनाव कितना आप देख रहे हैं, क्या आसान है या फिर उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? लग रहा है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार वहां पे जो फ्रीबीज देने की जो एक अभिषेक हमारे सहयोगी कह रहे थे कि तमाम पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन जो आम लोग हैं उसका जिक्र हमारे सहयोगी अभिषेक कर रहे थे कि उन्हें फ्रीबीज नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर कहा है कि देश के 80 करोड़ जनता जो वोटिंग करती है ये उसका अपमान है। जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट दिया था, ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है। देश के 80 करोड़ जनता जो वोटिंग करती है उनका यह अपमान है, क्योंकि देश की जनता ने लोकतंत्र के रक्षा के लिए वोट दिया, अपने चॉइस से प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल चुना और निर्णायक रूप से चुना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। तो ये सहन नहीं हो रहा है कांग्रेस को, और इसलिए पता नहीं राहुल गांधी किस ग्रह पर रहते हैं, लेकिन उनको धरातल का कोई भी पता नहीं है। ये लोगों का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है।
और अब बात ताजा खबर की। और ताजा खबर में बात हम करेंगे कोरोना की। देखिए, भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल नतीजे भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,45,284 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, और जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.56% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 17,741 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 3,50,64,536 लोगों का टीकाकरण भी हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों में जो है कोरोना के मामले हैं वो डरा रहे हैं। मसलन महाराष्ट्र समेत देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का लगातार जो सबब है वो बने हुए हैं। मरीजों के बढ़ने के कारण केंद्र ने राज्य सरकार को सख्त और प्रभावी नियंत्रण रणनीति बनाने को कहा है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर और प्रभावी कदम उठाने को कहा है। वहीं संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में नियमों को एक बार फिर से सख्त कर दिया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से प्रमुख शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की गई है। ये कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर कहा है कि अभी कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.3% हो गई है। फिलहाल राज्य के कुल मामलों का 54% केवल इंदौर और भोपाल में है। इसे देखते हुए इंदौर और भोपाल में आज रात 10 बजे से सुबह तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना का संक्रमण पिछले दिनों बढ़ा है। पॉजिटिविटी हमारी बढ़ के 4.3% हो गई है, और जो कुल केस हैं उनमें से 54% इंदौर या भोपाल से ही आए हैं, और इसलिए कल कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है या ट्रेन से उतर के आ रहा है, विशेष परिस्थितियों में लोगों को अलाउ करेंगे। और वहीं दूसरी ओर कोविड से निर्णायक जंग के लिए देश में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान भी जारी है। आज सुबह 8 बजे तक देश भर में कुल 3,50,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मंगलवार को 21,17,104 लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद है। नितेंद्र, लगातार हम जब ये कह रहे हैं कि देश नित नए मकाम को छूता जा रहा है, वैक्सीनेशन की बात करें, लगातार एक नए डेटा के साथ हम रोज हाजिर होते हैं दर्शकों के सामने में, इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है? निश्चित तौर पे आसिम, अगर हम देखें कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण का अभियान चल रहा है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि बीते 24 घंटे में, तो उसमें भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला, और तकरीबन 20 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। और उससे पहले अगर एक दिन पहले की बात करें तो 30 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हुआ था एक दिन में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि जब शुरुआत में लोगों में हिचक था वैक्सीनेशन को लेकर के, वो हिचक अब दूर होता नजर आ रहा है। और जो सॉफ्टवेयर को लेकर के, कोविन जो सॉफ्टवेयर है उसको लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो लोगों में समस्या आ रही थी, वो भी दूर हो गया, क्योंकि तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी अब तक करा लिया है। तो ये बड़ी बात है। और देखिए, अगर आंकड़ा हम देखें तो 3,50,00,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन अब तक कराया है, जो एक अच्छा संकेत है। इससे फायदा ये होगा कि जो संक्रमण है उसके जो चेन है उसको तोड़ने में काफी मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, अगर बीते 15 दिन का हम डाटा देखते हैं तो उन लोगों ने 1 करोड़
से ज्यादा बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन लिया है। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो वैक्सीन को लेकर के आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वैक्सीन लेंगे वही हमें प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ वैक्सीन जब आप लेते हैं तब भी आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, और जो अपने कोई भी अगर सतह आप छूते हैं तो जी। नितेंद्र, मेरा सवाल ये है कि कुछ राज्यों में जो अब मामले बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी राज्य में ये मामले बढ़ रहे हैं तो फिर उनके पड़ोसी राज्य या फिर वहां से जो लोग आ रहे हैं वो पता नहीं कहां फिर वो स्प्रेड कर सकते हैं। इसको लेकर भी केंद्र सरकार किस तरह से इसको लेकर आगे की रणनीति बना रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर चिंता का विषय बना हुआ है, महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, पंजाब है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है और केरल है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 28,903 नए मामले आए थे, और उनमें से 83% से ज्यादा यानी करीब करीब 84% जो मामले हैं सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों से आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा केस आया हुआ है। अगर ये 29,000 की डाटा की हम बात करें तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र चिंता का विषय है। अगर 10 जिलों की बात करें जो टॉप जो सबसे ज्यादा केस है उसमें 8 अकेले महाराष्ट्र के जिले हैं, जिसमें पुणे नंबर 1 पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता का विषय है। खासतौर पे उनको तकलीफ होगी जो जिस राज्य में वो रहते हैं, इसके अलावा वो ट्रेवल करते हैं दूसरे राज्य में। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे कई ऐसे शहर है, बड़े शहर हैं, जो नागपुर हो या बाकी दूसरे शहर हो, वहां पे नासिक है, औरंगाबाद में है, जहां पे डेथ भी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा वहां पे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की समस्या आ गई। तो आप सोचिए कि अगर आप सोशल जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते, तो आपको ही तकलीफ होगा। आपके शहर को लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा, सख्ती का पालन करना पड़ेगा, और आप दूसरी जगह भी ट्रेवल नहीं कर सकते। ऐसे में जरूरी है कि हम सबका ख्याल रखना है कि हम खुद ही बचाव करें। और आप देखते हैं कि भोपाल में और बाकी मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगाना पड़ गया। गुजरात के कुछ शहरों में आपको नाइट का कर्फ्यू लगाना पड़ गया। तो ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि जैसे पहले हमने जो कोविड का बिहेवियर है, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथ के अपने नियमित साफ करते रहें। इसके अलावा अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगा लिए तो आप प्रोटेक्ट हो गए, आपको संक्रमण नहीं होगा और आप दूसरे को फैलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं और दूसरे को आप फैला सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। नितिन, एक आखिरी सवाल, एक जरा तस्वीर आप ये साफ कीजिए, क्लियर कीजिए कि कुछ राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें जो जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में डोजेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल क्लियर किया गया है। पिछले सप्ताह भी जब राजस्थान ने ये सवाल उठाया था तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा डाटा के साथ उनको बताया था कि राजस्थान में 36 लाख भेजे गए थे वैक्सीन, और उसमें से उन्होंने सिर्फ 24 लाख ही यूज किया था। 10 लाख के करीब करीब आसपास बचा ही रह गया। हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रैंक अधिकारी है जो राज्यों से पूछते हैं, स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं, और किसी भी राज्य में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। सिर्फ एक पॉलिटिक्स का मसला है ये, जिस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जिस भी राज्य की जितनी जरूरत है वहां पे वैक्सीन पहुंचाया गया है, और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सबको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और अब बात करें कुछ दूसरी अहम खबरों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले 6 सालों में भारत सरकार के प्रयासों से दिल्ली और बाकी जगहों पर प्रदूषण काफी कम हुआ है। भारत सरकार ने जो लगातार प्रयास किए हैं, खासकर पिछले 6 सालों में, उसका नतीजा है कि दिल्ली में और बाकी जगह भी पोल्यूशन की लेवल हमें कमी दिखाई दे रही है। पहला तो ये निर्णय हुआ कि वाहनों का प्रदूषण जो होता था तो BS6 प्रणाली लाई, और वाहन भी अब BS6 प्रणाली के आ रहे हैं। उसके कारण जो वाहनों से प्रदूषण होता था उसमें 60% से ज़्यादा कमी आती है। दूसरा, हमने ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किए। इसके कारण जो 50,000 वाहन जो दिल्ली में जिनका काम नहीं है लेकिन दिल्ली से गुजरते थे प्रदूषित करके, वो अब ख़त्म हो गया, वो बाहर से जाते हैं। उसके साथ साथ
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सारी ऑटो जो 3 व्हीलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिकल हो गई है। तो ये सब मुद्दे हैं कि जिसके कारण ये हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया है। मंडी जिले के जोगिंदरनगर के रहने वाले राम स्वरूप शर्मा लगातार दूसरी बार सांसद बने। वो लंबे वक्त तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। सांसद बनने से पहले वो मंडी जिले के बीजेपी सचिव और फिर हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सचिव भी थे। और उनकी मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत व्यथित हूं। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिलीप गांधी की दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। दिलीप गांधी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। बता दें आपको कि दिलीप गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा है कि पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप गांधी जी के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। सामुदायिक सेवा में उनके समृद्ध योगदान और गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा 3 युगांतरकारी घटनाओं के स्मरण के उत्सव के सिलसिले में है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, जिसे मुजीब वर्षों का मौका होगा। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच राजनैतिक संबंधों की भी स्थापना के 50 साल पूरे होने और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भी 50 साल पूरे होने का मौका होगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा कोविड महामारी के प्रकोप के बाद किसी भी देश की पहली यात्रा होगी जो बांग्लादेश से जुड़ी भारत की प्राथमिकताओं को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 2015 में बांग्लादेश का दौरा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जयंती पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। वे मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के हिमायती थे। वे सभी भारतीयों के लिए भी एक हीरो हैं। इस महीने के अंत में ऐतिहासिक मुजीबो वर्षो समारोह के लिए बांग्लादेश जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहिए मिड डे प्राइम। सुनिए। अजी पंडित जी हैं या चले गए? अरे बिल्कुल हैं, महादेव की कृपा से चिरंजीव हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या काम है? पूजा करवानी है। पंडित जी की? पंडित जी की नहीं तो घर की। हम बड़ी मेहनत के बाद अपना एक घर बनवा रहे हैं। वाह। तो उसे तूफानों से, बारिशों से और वो बुरी नजर से बचाने के लिए। देखिए, इन सारी चीजों के उपाय सिर्फ कुंडली में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वंडर सीमेंट की दुकान में मिलेंगे ही मिलेंगे। वंडर सीमेंट की क्वालिटी और उसके हर बैग की कंसिस्टेंसी किसी और सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। Mankind's first luxury, chocolate. Today, we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul dark chocolates. Dark, a little more delicious. Guys,
कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसमें भवनों, सड़कों, घाटों और गलियों को सजाया और संवारा जा रहा है। अब स्मार्ट सिटी के तहत शहर के प्राथमिक विद्यालयों को भी मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे सहयोगी हरिकेश गौतम की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी स्मार्ट सिटी बन रही है। शिक्षा और संस्कृति की नगरी काशी में इसी परंपरा को आधुनिक रूप देने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत राजघाट, पिसहरिया और महमूरगंज स्थित 3 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों को इसी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। जो स्कूल का ढांचा है पूरे शहर में, उसमें से कुछ स्कूल्स को मॉडल स्कूल की तरह छांटा जाए और उनको छांटने के बाद उस पूरे स्कूल का कायाकल्प किया जाए। इस कायाकल्प में जितनी भी वहाँ सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग उसकी होती है और एमिनिटीज़ में जैसे शौचालय हैं, रैंप है, उनमें शेड की व्यवस्था है, गार्डन की व्यवस्था है या बच्चों के लिए झूलों की आवश्यकता है, वो सारी वहाँ पे पूर्ति कराई जाए। शिक्षा विभाग के साथ इसको सप्लीमेंट किया जाएगा कि वहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक रहें, सारे शिक्षकों की पोस्ट भरी रहें, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टर्न अप हो सकें और कम से कम ड्रॉप आउट हो। जो ट्रेंड टीचर हैं जिनको हमने विशेष रूप से नए प्रशिक्षण देके सेवापुरी ब्लॉक मॉडल पे दोबारा प्रशिक्षित किया है, ऐसे टीचर्स की वहाँ पे नियुक्ति हो और शिक्षा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो भी बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों का समावेश करते हुए हम लोग कुछ मॉडल स्कूल डेवलप कर सकें। योजना के तहत स्कूलों को विकसित करने के लिए 2 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा ताकि निजी विद्यालयों को टक्कर दिया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो सके। स्मार्ट सिटी ने अपने CSR मद से एक बहुत बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम उठाया है कि हमारे शहर के 3 प्राथमिक स्कूलों को जो भी सुविधाएं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हैं उनको देने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और शीघ्र ही उनके चयन की कार्रवाई, टेंडर की कार्रवाई फाइनल होनी है, जो टेंडर प्रकाशित होगा। और स्मार्ट सिटी से जो हमारी वार्ता हुई है, मीटिंग हुई, उसमें निष्कर्ष निकल के आया है कि एक बिल्डिंग लगभग 2 करोड़ के आसपास की लागत से बनेगी। G+2 बिल्डिंग होगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाएं होगी जो कि हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। वाराणसी में शिक्षा की नींव को मजबूत और आधुनिक करने का यह प्रयास नई शिक्षा नीति के लिए भी नींव का पत्थर साबित होगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्कूल्स, ये प्राइमरी स्कूल जिनमें बच्चे आते हैं उनको भी स्मार्ट बनाना है, सारी सुविधाएं देनी है जो कि आधुनिक हैं, पढ़ाई के लिए भी और भवन के लिए भी। शिक्षक होंगे जो अंग्रेजी पढ़ाएंगे और इन बच्चों को आधुनिक बनाएंगे, देश के बारे में ऐसा बताएंगे जिससे देश का भी विकास हो और इन बच्चों का भी। कैमरा पर्सन रश्मि मौर्य के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, महमूरगंज, वाराणसी। और अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरे की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और इसके पुनर्चक्रण, रीसाइक्लिंग की दिशा में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शोधकर्ताओं ने एक हरित तकनीक विकसित की है जिसके जरिए ई कचरे से तांबा, जस्ता, सोना या फिर चांदी जैसी धातुओं की रिकवरी की जा सकेगी। साथ ही स्वच्छ ईंधन भी पैदा किया जा सकेगा। इस तकनीक को विकसित करने में IIT दिल्ली को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भी सहयोग मिला है, जिसने इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग की है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट की समस्या दुनिया भर में गंभीर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 53.7 मिलियन मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ, जिसका निष्पादन बड़ी चुनौती है। सबसे अधिक ई कचरा पैदा करने के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। ई कचरे में शीशा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा होते हैं।
भारत समेत दुनिया के तमाम देश इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं की टीम ने इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए ई कचरे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण की हरित तकनीक विकसित की है, जिसमें शून्य उत्सर्जन होता है। इस तकनीक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कई प्रकार की धातु निकलती है, साथ ही स्वच्छ ईंधन का उत्पादन भी होता है। हमने इस टेक्निक में पूरा वेस्ट को लेके उसको ग्राइंड करके पहले पायरोलाइज किया है लो टेम्परेचर पे, तो 450-500 के बीच में आपको जो है जितना लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल जो है वो क्रैक होके आपको लिक्विड फ्यूल की तरफ जाएगा, तो करीब हमें 10 से 15% लिक्विड फ्यूल मिल जाता है। और जो सॉलिड है वो करीब 70 से 75% तक आपको जो है नीचे एक रेसिड्यू मिलता है, जिसमें ये सारा मेटल कंपोनेंट नीचे आ जाता है। तो एक तरह से वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है। साथ में गैस है, जो गैस में होते हैं उसमें भी आपको हीटिंग वैल्यू अराउंड 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब मिल जाती है, तो उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं अगर हीट इंटीग्रेट करना है पूर्व। इस तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिसके अंत में तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुएं बाहर निकलती हैं। इस प्रक्रिया में तांबे की 93%, जस्ते की 100%, जबकि सोने और चांदी की 50% रिकवरी संभव है। ये एक हरित प्रक्रिया है, जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसमें हम प्लास्टिक वेस्ट भी डाल सकते हैं अलग से, तो प्लास्टिक को आप लिक्विड फ्यूल में ला सकते हो और एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो ये पूरी मशीन जो है, हमने शुरू में जैसे इसमें जर्मनी के पार्टनर उनसे सहयोग से काम किया, फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट हमारे ग्रुप में जो टीम मेंबर है इन्होंने काम किया, तो फाइनली हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अगर इसको और आगे ले जाएं तो शायद ये जो वेस्ट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉब्लम, वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए IIT दिल्ली में एक प्लांट स्थापित किया गया है, जो हर घंटे 10 किलोग्राम ई कचरे का निष्पादन कर सकता है। इस तकनीक के जरिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे का भी पुनर्चक्रण किया जा सकता है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित ये तकनीक केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे को लेकर ब्रिटेन की संसद में कहा है कि उनकी सरकार यूरोप के बाहर अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहती है। इसलिए उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवॉल में आयोजित किया जाएगा। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए अप्रैल महीने में भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अन्य देशों को कोविड वैक्सीन देने के लिए उनसे चर्चा कर रहा है। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में कोविड प्रोत्साहन पैकेज के प्रचार के लिए रवाना होने से पहले कहा कि हम इस बारे में कई देशों से चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन ने वादा किया कि दूसरे देशों को वैक्सीन देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक तक वैक्सीन की पहुंच हो। बाइडेन देश भर में घूम घूम कर कोविड प्रोत्साहन पैकेज का प्रचार कर रहे हैं, जिसे द अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। शुक्रवार को बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रोत्साहन पैकेज का प्रचार करने जॉर्जिया भी जाएंगे। खबर जॉर्डन से है। जॉर्डन में कोरोना वायरस के गंभीर प्रकोप को रोकने के लिए जारी प्रतिबंधों के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पिछले सप्ताह बढ़ाए गए रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों का अम्मान सहित अन्य शहरों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही महामारी की शुरुआत से लागू सभी आपात कानूनों को भी हटाने की मांग कर रहे हैं, जो लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन करते हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शहरों में हजारों की संख्या में दंगा नियंत्रक पुलिस को तैनात किया है। जॉर्डन में पिछले 24 घंटों में 9,400 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे 82 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक करीब 5 लाख कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 5,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। और ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति
प्रिंस फिलिप को इलाज के बाद लंदन के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनका संक्रमण और हृदय संबंधी रोग का इलाज चल रहा है। 99 वर्षीय प्रिंस फिलिप को 16 फरवरी को लंदन के किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें सेंट बार्थोलोमेव के हृदय रोग के विशेष अस्पताल में ले जाया गया। फिर वहां से वापस उन्हें किंग एडवर्ड अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद सिर्फ उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ही उनसे मिलने की इजाजत दी गई थी। खबर फ्रांस से है, जहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी 2012 में अपने विफल चुनावी अभियान को अवैध तरीके से वित्त पोषित करने के कथित आरोपों में आज कोर्ट में पेश होंगे। सार्कोजी पर आरोप है कि उनकी पार्टी ने एक नजदीकी पीआर फर्म के साथ काम किया और उनके चुनाव में आए वास्तविक खर्चे को छुपाया। फ्रांस में चुनावी खर्चे पर सीमा तय होती है। अभियोजकों का कहना है कि सार्कोजी ने अपने राष्ट्रपति चुनावी अभियान के दौरान 4 करोड़ 28 लाख यूरो खर्च किए, जो कि तय सीमा से लगभग दोगुना है। हालांकि सार्कोजी ने इन आरोपों का खंडन किया है। यह मामला तब सामने आया जब सार्कोजी को 1 मार्च को भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाया गया और 3 साल की सजा दी गई। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें। और खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हमारे सभी गौरव इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। गौरव, नमस्कार। नमस्कार असीम। और खेल जगत की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो क्रिकेट की खबर के साथ करेंगे, जहां आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फिक्सिंग के आरोप में 2 खिलाड़ियों पर 8 साल का बैन लगाया है। संयुक्त अरब अमीरात के 2 खिलाड़ियों मोहम्मद नवीद और शिमान अनवर बट पर 8 साल का बैन लगा है। आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। इन दोनों पर बैन की शुरुआत 16 अक्टूबर 2019 से होगी। बात करते हैं बीसीसीआई की, जहां कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए बीसीसीआई ने सभी आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 संस्करण के संपन्न होने के बाद स्थिति की समीक्षा करेगा। बीसीसीआई ने राज्य संघों को पत्र लिखकर ऐसे किसी भी इवेंट को आयोजित न करने की बात कही है जिसके लिए अंतरराज्यीय यात्रा करनी पड़े या बायो बबल बनाना पड़े। अब बात करते हैं लंबी कूद की, जहां भारत के लंबी कूद के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फेडरेशन कप में शानदार छलांग के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मंगलवार को पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 8.26 मीटर की छलांग लगाई और टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की। श्रीशंकर ने 5वें प्रयास में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए 8.22 मीटर के स्तर को पार कर लिया। श्रीशंकर का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8.20 मीटर का था। केरल के पलक्कड़ के 21 वर्षीय एथलीट पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने फरवरी में संपन्न हुई इंडियन ग्रां प्री में चौथी बार 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाई थी और गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन खबरों के बाद अब रुख करते हैं फुटबॉल का, जहां रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 3 सीजन में यह पहला मौका है जब रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पहले लेग के बाद रियल मैड्रिड 1-0 से आगे थी। दूसरे लेग के 34वें मिनट में ही रियल ने अपनी बढ़त को दुगना कर लिया। कप्तान सर्जियो रैमोस ने 60वें मिनट में पेनाल्टी कर टीम का दूसरा गोल किया। अटलांटा ने 1 गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन मार्को एसेंसियो ने एक और गोल कर अटलांटा की वापसी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। रियल मैड्रिड ने 2014 से 2018 के बीच 5 सीजन में 4 सीजन में चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी पाई थी। हालांकि पिछले 2 साल से वे राउंड ऑफ 16 से बाहर हो रहे थे। बात करते हैं मैन सिटी की। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथे सीजन में चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। राउंड ऑफ 16 में मैन सिटी ने बोरुसिया मॉन्शेनग्लाडबाख को करारी शिकस्त दी। मैन सिटी पहले लेग में 2-0 से आगे थी और दूसरे लेग में भी उन्होंने 2-0 से ही जीत दर्ज की। सिटी ने दूसरे लेग के 12वें मिनट में ही केविन डी ब्रून के शानदार गोल की मदद से बढ़त बना ली। 6 मिनट बाद ही सिटी के लिए गुंडोगन ने गोल किया। कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंध के चलते राउंड ऑफ 16 के दोनों लेग बुडापेस्ट में ही खेले गए थे। इस जीत का मतलब है कि सिटी ने पिछले 32 में से ये सिर्फ 1 मैच हारा है। वे प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, FA कप और लीग कप जीतने वाली पहली इंग्लिश टीम बनने के बेहद करीब हैं।
तो आज खेल जगत से यही थी खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान अपनी बहुत ही बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। एक तरफ जहां हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर सूर्य नमस्कार और योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं 75 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का आयोजन कर भी इस संस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और क्या कुछ खासियत है दार्जिलिंग के HMI की, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश निशाना अपने इस खास रिपोर्ट में। यह है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान यानी HMI। वर्ष 1954 में पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान का गठन किया गया। संस्थान का मूल उद्देश्य हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता से लोगों को रूबरू कराने के साथ साथ साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और प्रचार करने के लिए भारतीय और दुनिया भर के युवाओं को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण देना है। HMI मार्च से मई और सितंबर से दिसंबर तक 28 दिवसीय बेसिक और एडवांस माउंट ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। यहाँ राहत और बचाव, साहसिक कार्य, अग्रिम पर्वतारोहण और दिव्यांगों के लिए विशेष कक्षाएं जैसे पाठ्यक्रम भी चलाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं सभी को प्रशिक्षित किया जाता है। संस्थान द्वारा दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत विभिन्न चुनौतीपूर्ण चोटियों के लिए नियमित अभियान आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान के अन्य आकर्षणों में से एक पर्वतारोहण संग्रहालय शामिल है, जिसमें माउंट एवरेस्ट अभियानों से जुड़ी यादगार चीजें रखी हुई हैं। इस परिसर में माउंट एवरेस्ट के उच्चतम बिंदु पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे की प्रतिमा है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ने 15 अगस्त 2019 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 18,600 फीट पर सूर्य नमस्कार और योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सूर्य नमस्कार के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एनसीसी के 28 कैडेट भी शामिल रहे। इसके साथ ही नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 के दौरान HMI ने 75 घंटे तक लगातार दिन रात बिना रुके सूर्य नमस्कार का आयोजन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें HMI के अंदर 270 युवाओं ने 2,51,000 सूर्य नमस्कार पूर्ण किए। HMI के इतिहास में देखेंगे तो HMI में बहुत से रिकॉर्ड बने हुए हैं और लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 12 जनवरी को अंडर द एज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स while the nation was celebrating youth festival, HMI ने 75 आवर्स का नॉन स्टॉप रिले सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब 270 यूथ जो दार्जिलिंग के थे, जिसमें कि 5 साल की बच्ची से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर्स जुड़े हैं। उन्होंने इस प्रांगण में HMI कॉम्प्लेक्स में दिन रात राउंड द क्लॉक 75 आवर्स डिफरेंट शिफ्ट के अंदर सूर्य नमस्कार कंप्लीट किया। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसमें जो है हमने करीब 2,51,000 सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस कंप्लीट किए हैं। इस संस्थान के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन वायुसेना अधिकारी हैं, जो कि एक एनसीसी कैडेट भी रहे हैं। ग्रुप कैप्टन जय किशन खुद भी रोमांचकारी और साहसिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में इन्होंने स्काई डाइविंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 6 राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये एक कुशल पर्वतारोही हैं और उत्तम श्रेणी के स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। अगर आप भी पर्वतारोहण यात्रा करना चाहते हैं तो HMI जरूर आएं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दार्जिलिंग। और बात विटामिन सी की। विटामिन सी शरीर खुद नहीं बना सकता है। जरूरी है कि विटामिन सी को अपने डाइट में, अपने आहार में आप सम्मिलित करें। विटामिन सी के स्वास्थ्य लाभ जानने के लिए बात की हमारी सहयोगी किरण भारद्वाज ने विशेषज्ञ डॉक्टर कमल कुमार सिंघल के साथ। बेहतर सेहत के लिए हमें कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्हीं में शामिल है विटामिन। विटामिन सी की क्या उपयोगिता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, समझते हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंघल से। डॉक्टर सिंघल, हमारे स्वास्थ्य के लिए
विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है? ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव से बचाता है, जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा बनाता है, जब हमारे शरीर पे वायु प्रदूषण का, सिगरेट के धुएं का, पराबैंगनी प्रकाश का प्रभाव होता है तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है जिससे हमारे घाव जल्दी ठीक होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये हमारे खाद्य पदार्थों में जो आयरन है उसको अवशोषित होने में मदद करता है जिससे कि हमें खून की कमी नहीं होती। इसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होती है। कौन से वो आहार हैं जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिल सकता है? फल और सब्जियां विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हैं। इनमें खट्टे फल जैसे कि संतरा, अंगूर, नींबू, आंवला, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इनमें भी विटामिन सी होता है। छोटे बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं, स्तनपान विटामिन सी की कमी को उनमें रोकता है। विटामिन सी की दिक्कत यह है कि वो नष्ट बड़ी जल्दी होता है, नष्ट होता है भंडारण से। अगर आप विटामिन सी, अगर आप जूस को रखेंगे तो कुछ टाइम में उसका विटामिन सी कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और फूड प्रोसेसिंग से भी विटामिन सी नष्ट होता है। तो आमतौर पर अगर आप ये फ्रूट्स और फल और सब्जियां खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर कुपोषित लोगों में, जिनको कोई दुर्बल पुरानी या कोई बीमारी होती है, या जो ये फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, उनके अंदर हमारे को विटामिन सी भी सप्लीमेंट करना पड़ता है। ध्यान रखें कि जो आहार आप ले रहे हैं उसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हों जिनसे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त हो सके। इससे बीमारियों से भी बचाव होगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आजकल के समय में महिलाएं कई क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया है कि वो पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी महिलाएं बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। अक्सर आप सभी लोगों ने ट्रकों की वेल्डिंग करते या फिर पंक्चर लगाते हुए पुरुषों को ही देखा होगा। अगर इस तरह के छोटे मोटे रिपेयर की बात होती है तो सबसे पहले पुरुषों का ख्याल ही जहन में आता है। लेकिन आज हम आपको उस महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो इन सभी कामों को बहुत ही अकेले और आसानी से कर लेती हैं। जी हाँ, ये है तेलंगाना के कोथागुडेम जिले की सुजाता नगर की रहने वाली आदि लक्ष्मी। 30 वर्षीय आदि लक्ष्मी तेलंगाना राज्य की एक ऐसी महिला है जो ट्रकों की वेल्डिंग हो या फिर पंक्चर लगाना हो, इस तरह के कार्य अकेले ही करती हैं और बड़ी ही आसानी के साथ कर लेती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई एक्सेल वाले ट्रकों के भारी भरकम पहियों को दुरुस्त करना भी आदि लक्ष्मी के बाएं हाथ का खेल जैसा है। सर को हमारे ऊपर लोन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मैंने अपने पति की हेल्प करना शुरू किया। मुझे अपनी 2 बेटियों के लिए ये करना पड़ा। हमने अपना घर किराए पर देकर ये दुकान खोली। हालांकि शुरुआत में हमारे पास कम औजार थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली गयी। 3 साल पहले पैसों की दिक्कत के चलते अपना घर गिरवी रखकर आदि लक्ष्मी ने रिपेयर की शॉप खोली थी। तो शुरुआत में ग्राहक उनकी शॉप पर आने से कतराते थे। ग्राहक सोचते थे कि ये तो महिला हैं, टायर्स का पंक्चर ठीक से लगा पाएंगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उनकी कुशलता के बारे में सबको पता चलता गया। अब उनकी शॉप पर दूर दूर से ग्राहक आते हैं और आदि लक्ष्मी के कार्य से प्रभावित भी होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर महिलाएं कोई भी काम करने की ठान ले तो वो उसको पूरा करके ही दम लेती हैं, और आदि लक्ष्मी इसकी जीती जागती मिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, पवित्र नर्मदा का कलकल पानी,
चिल्ड्रंस पार्क की अटखेलियां, जंगल सफारी का अनूठा रोमांच, रोज खिलते अद्भुत रंग बिरंगे फूल। देखिए विशेष कार्यक्रम केवड़िया दर्शन, एक अनूठा अनुभव, सिर्फ डीडी न्यूज पर 18 मार्च शाम 7 बजे एवं रात 10:30 बजे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 मार्च तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों और टीकाकरण अभियान पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। सुधाकर, कितना त्वरित कदम और कितनी अहम ये बैठक? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। और रमा, हम जानते हैं कि एक तरह से कोरोना के खिलाफ भारत की जो प्रभावी लड़ाई है उसकी जो सबसे बड़ी वजहें रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रभावी नेतृत्व, समय पर लिए गए फैसले, एक सामूहिक प्रयास जो पूरी किए हैं, चाहे केंद्र ने, राज्य ने मिलकर, तमाम लोगों ने मिलकर जो एक सामूहिक प्रयास किया, उसकी वजह से आज इस बेहतर स्थिति में भारत है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आपको याद, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, आप सभी का अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उठाने के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं।
फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं। लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना, करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार
4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रैवल के लिए खुल चुका है। विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए आज हर एक केस के ट्रैवल की, उसके कॉन्टैक्ट्स के ट्रैवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे, इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर
प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी। ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना। ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया। वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है। हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है, लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है। फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी।
मैं फिर एक बार आपके सुझावों का लिए धन्यवाद करता हूं और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए। जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटल नेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है, एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी, हमें जनता से जूझना नहीं पड़ा है। हम जो भी बात लेते गए जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है और भारत विजयी हो रहा है 130 करोड़ देशवासियों की जागरूकता के कारण, 130 करोड़ देशवासियों की सहयोग के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के कोऑपरेशन के कारण। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपके पास इसकी एक्सपर्टाइज टीम बन चुकी है। थोड़ा आप डेली 1 बार 2 बार पूछना शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजें अपने आप गति पकड़ जाएगी। मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आज की मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारियां दी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण, जो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण के मसले पर समाधान किस तरह से हो, इस विषय पर लिया। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जोर दिया कि दवाई भी कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण रही समीक्षा, उसमें बेहद महत्वपूर्ण रहा त्वरित कदमों को उठाना, उसमें बेहद महत्वपूर्ण रहा जनता जनार्दन का निर्देशन को फॉलो करना, और वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के ज़रिए हम एक बार फिर कई राज्यों में जिस तरह से कुछ स्ट्रेन के बढ़ने की जानकारी आई है, उसको कम कर सकते हैं। समीक्षा बहुत ज़रूरी है, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और इसके अलावा जो है टेस्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और RT-PCR टेस्ट पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका 70%